आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में हुआ पास, बीजेपी हुकूमत को मिली बड़ी कामयाबी। वोटिंग से गैर हाजिर रहकर TRS ने दिया बीजेपी का साथ, कांग्रेस का इल्जाम। उन्नाव गैंगरेप की मुतासिरा लड़की के सड़क हादसे की होगी CBI जांच, यूपी हुकूमत का फैसला। TRS और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख, उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना में अगली हुकूमत बीजेपी की ही होगी, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय का दावा। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में आज 3 तलाक बिल पास हो गया। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने यह बिल पेश किया था, जिस पर 4 घंटे से जायद बहस चली। बीजेपी ने इस बिल पर अपने MPs को व्हिप जारी किया था। जनता दल यू और AIADMK और TRS समेत दीगर पार्टियों के वॉकआउट की वजह से राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार की राह आसान हो गई। इस दौरान ऐवान में पर्ची के जरिए वोटिंग कराई गई। इस बिल के सपोर्ट में 99 और इसके खिलाफ में 84 वोट्स पड़े। बिल पर वोटिंग से पहले इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का रेजोल्यूशन भी 100 के मुकाबले 84 वोटों से गिरा। इस बिल के पास होने के साथ ही हुकूमत ने साबित किया कि अपर हाउस में उसने इस बिल को पास कराने के लिए खासी तैयारी करा रखी थी। अब यह बिल आखिरी मोहर के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा। सदर जमहूरिया की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा। बीजेपी के पास राज्यसभा में 78 मेंबर्स हैं, जबकि NDA के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी तादाद मिलाकर 117 सीटें थी। हालांकि JDU के बाहर होने की वजह से ये तादाद 111 हो गई। वहीं BJD ने भी इस बिल पर बीजेपी का साथ दिया। ऐवान में उसके पास 7 सीटें हैं। इससे JDU के जाने से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा AIADMK के पास 11 और TRS के पास 6 सीटें हैं। इसके अलावा PDP और BSP भी इस बिल पर इन्होंने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक बिल की मुखालिफत की। राज्यसभा में YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय साई रेड्डी ने 3 तलाक बिल पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि 3 तलाक को जुर्म करार देने और इसे जुर्म के दायरे में लाने की ये जो बिल पेश की गई है वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया कि वह इस बिल का असर-ए-नौ जायजा ले। विजय साई रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी 3 तलाक बिल की मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि तलाक देने वाले शोहर को 3 साल कैद की सज़ा देना उसके इंसानी हुकूक की पामाली होगी। 3 साल तक शोहर के जेल में रहने से इसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस दौरान उसकी बीवी को भी जिंदगी गुजारने के मौके ख़त्म हो जाएंगे। विजय साई रेड्डी ने कहा कि तलाक एक समाजी मसला है, लेकिन 3 तलाक को जुर्म के दायरे में लाने से इसका हल मुमकिन नहीं है। इसलिए हम इस बिल की मुखालिफत करते हुए इस पर असर-ए-नौ जायज़ा लेने हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं। विजय साई रेड्डी ने कहा कि हम इस बिल पर होने वाले वोटिंग में भी बिल के खिलाफ वोट देंगे। Result, honorable members, result of the division on disposal of amendment. Subject to correction as 84, noes 100. The amendment number 24 is negative. I shall now put class 4 to vote. Those in favor please say aye. I shall now put class 4 to vote. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The class 4 is adopted. Attentively सुनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा इधर उधर हो गए तो फिर Class 5 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 2 to 3 by KTS Tulsi is not there, absent. Number 7 by Sri Javed Ali Khan. Are you moving? I'm moving the amendments. Right. Number 12 by Dr. T. Subbaram Reddy. Are you moving? Yes. Sir, I want to draw the attention of the minister. I say I have every right to speak. Nobody can stop me. Please decide. Yes. Yes. Number I draw the attention. Number of the, 21 Sir? by Hussein Dalwai. Otherwise, I'll go division if you don't permit. ठीक है, but वो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, कंडीशनल नहीं हो सकता है। And subsistence allowed should be covered for the education of children also. Number 21, withdrawn. Number 21 by Sri Hussein Dalwai. Are you moving? Moving. Moving. So now I shall now put the amendment moved by Sri Javed Ali Khan
to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dalwai to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put class 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 5 is adopted. Class 6 stands part of the bill. There is one amendment by number 22 by Sri Hussain Dalwai. Are you moving? Yes, sir, moving. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put class 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Class 6 is adopted. Class 7 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 4 by Sri K.T.S. Tulasi, absent. Number 8, Sri Javed Ali Khan. Are you moving? Yes, I am moving the amendment. Right. Number 13 by Dr. T. Subramanian Reddy. Are you Not moving, sir. Good. Number 15. Number 15 by Sri K. Somap. He has got right. To move or not to move. I am moving, sir. Number 15. I am moving. He is moving. Number 18 by Sri Elmaram Karim. Moving. Nariman, Honorable Justice Lalit ने कहा it is arbitrary, unconstitutional. एक जज Honorable Justice Kurian ने कहा कि what is wrong in Quran cannot be valid in law. He set it aside. दो जजेस Justice Khair and Justice Nazir ने कहा कि though it is an integral part but not the right part, the Parliament must take initiative. और सर जो उन्होंने बात कही सर मैं 2 लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा सर कोर्ट का उससे we would, and I'm quoting sir para 199, we would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. ये उन्होंने कहा था कि एक स्वर में सदन को बोलना चाहिए. सर हमने सोचा था कि इस निर्णय के बाद सर ये चीज खत्म हो जाएगी. सर हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सर ये हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों अधिक हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 3 तलाक के मामले आए सर और सर जिसमें 345 till 24th of July 2019 so recent are there, that is after the Supreme Court judgment. Sir, when recurrents were happening हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर. ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए. Sir, I have got all the newspaper reports sir. I don't want to quote. रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक. पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक. सर एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक. Sir, I have got all the materials with me sir. They are all full, the newspaper reports are with me sir. अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं. इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है. इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस. हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्तिकरण नहीं करना चाहिए. लेकिन यहां भी डबल अप स्पीक. अभी हमारे साथी बोल रहे थे, एक तरफ से आप हर बार 70 साल से बोल रहे हैं एक कानून होना चाहिए. पर्सनल लॉ कहां से आ गया? मुसलमानों के लिए अलग से लॉ कैसा आया? तो एक दफा तो आप पर्सनल लॉ के खिलाफ है और दूसरी तरफ खुद ही आप कानून बनाते हैं सिर्फ मुस्लिम वुमेन के लिए. ये बाकी वुमेन के लिए क्यों नहीं है? जो लाखों और वुमेन है, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर है.
उनका कौन पूछेगा? लाखों ऐसी हैं हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी, दूसरी कम्युनिटीज में भी, जो पतियों ने छोड़ दी है कई कई साल के से, उनको कोई पूछता नहीं है। उनके लिए कौन कानून बनाएगा? तो कानून सिर्फ सशक्तिकरण सिर्फ मुस्लिम वुमेन का नहीं है, सशक्तिकरण इंसाफ की जरूरत हिंदू बहनों को भी है, बेटियों को भी है। सशक्तिकरण की जरूरत क्रिश्चियनों और दूसरे पारसी और जैन बहनों को भी जरूरत है। इसलिए अगर ये कानून है तो ये इम्पार्शियल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून आप बना रहे हैं, जो एक सेक्शन के लिए आप बना रहे हैं। और जो दूसरी इस तरह की हमारी बहनें हैं दूसरी धर्मों के साथ, ये उनके साथ नाइंसाफी है। तो आप ऐसा कानून लाइए जो सशक्तिकरण पूरी महिलाओं का हो पूरे देश के लिए, और एक मिसाल बने, न कि किसी सेक्शन को या किसी रिलीजन को खत्म करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, देश के लिए कानून बनना चाहिए और हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए बनना चाहिए। और सबसे बड़ा अगर काम है उनके लिए आप कर सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन लाई थी पंचायत में, कॉरपोरेशंस में, लोकल बॉडीज में, पहले 33%, फिर उसके बाद 50%, और हमारे यूपीए के सब लोगों ने उसको सहयोग दिया था। उसी तरह से अगर आपको सशक्तिकरण चाहते हैं आप महिलाओं का, तो एक टारगेट मत करिए एक सेक्शन को, आप पूरे देश के लिए 33 या 50%, मिनिमम 33% लाइए। मांग तो हमारी 50% की है रिजर्वेशन, वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाइए। और कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उसने राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल की वोटिंग में हिस्सा न लेते हुए बीजेपी हुकूमत की रास्त मदद की है। एक सहाफ़ती बयान में शब्बीर अली ने कहा कि राज्यसभा में बीजेपी के पास अददी क़ुव्वत नहीं है, जिसकी वजह से वो 19 महीनों से ट्रिपल तलाक बिल पास नहीं करवा सकी। हालांकि लोकसभा में ये बिल 3 बार पास हो चुका है, लेकिन टीआरएस के वोटिंग से गैर हाजिर रहने से बीजेपी को ये बिल पास कराने में मदद मिली। शब्बीर अली ने सभी उलेमा, मुस्लिम तंजीमों और ख़ासकर एमआईएम से मुतालबा किया है कि वो टीआरएस के असली चेहरे को पहचाने। उन्होंने कहा कि टीआरएस असल में बीजेपी की बी टीम है। इसी दौरान हैदराबाद सिटी कांग्रेस के माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि टीआरएस का फ़िरका परस्त चेहरा बेनकाब हो चुका है। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा करके धोखा देने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अब ट्रिपल तलाक बिल पर बीजेपी हुकूमत की मदद करके मुसलमानों को खुले आम अपनी फ़िरका परस्ती और मुस्लिम दुश्मनी जाहिर की है। देखिए, जो बिल ख़ास तौर से महिला के लिए ट्रिपल तलाक का पास किया गया उसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। ये इस शरीयत में मदाखलत के अलावा औरतों के साथ बहुत बड़ा एक दुश्मनी का बहुत बड़ा पार्ट अदा किया गया। औरतों की ज़िंदगी अगर बर्बाद होती है तो ट्रिपल तलाक से, जो हुकूमत का पास किया हुआ। आप बताइए, ट्रिपल तलाक दिया जाता है इस्लाम में, कहाँ पर ट्रिपल तलाक की बात की जाती है? अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफात है, अगर दोनों में नहीं बनती है तो हर कौम में होता है कि अलहदा होते हैं, तो उसके लिए तलाक दी जाती है। तलाक के अंदर जब निकाह पढ़ाया जाता है तो एक माकूल रकम उसके लिए मुकर्रर भी की जाती है। शौहर की तरफ से तलाक दी जाती है तो उसका मुआवजा भी दिया जाता है, अगर बच्चों का मेंटेनेंस भी दिया जाता है। तो इस्लाम में मुकम्मिल, कुरान के अंदर जो है मुकम्मिल ज़िंदगी का जिस तरह इंसान को जीना चाहिए, जिस तरह इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी नुत्फ़ा क़रार होने से लेकर इंसान ख़बर में जाने तक की हिदायत दी गई है, कोई किताब में नहीं है। तो ट्रिपल तलाक का जो बिल पास किया गया उसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ। उससे ख़ास तौर से हमारी बहनों का बहुत बड़ा नुकसान है। शौहर को जेल भिजाया जा रहा है, ये अफसोस की बात है। आप बताइए, ऑलरेडी हमारे पास कानून है, जो लोग अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं उसके लिए कानून है, जो लोग तलाक देते हैं उसके लिए भी कानून है। अदालत में कई केसेस ऐसे मौजूद है जहाँ तलाक देने के बाद आप अदालत को रुजू हो सकते हैं। मैं जो बिल पास किया गया उसकी सख्त मैं मजम्मत करता हूँ। उससे दोनों को, शौहर का अगर कारोबार धंधा है तो उसके जेल में बंद किया जाएगा। बीवी जब शौहर से तलाक लेने के बाद, हुकूमत एक बात ये भी कहती है कि तलाक नहीं होता, हाई सुप्रीम कोर्ट कहती है तलाक नहीं होता, फिर उसकी गुजर बसर किस तरह हो सकती है, उनके बच्चों की गुजर बसर किस तरह हो सकती है, फिर आने के बाद वो किस तरह मिलकर रह सकते हैं। तो ये औरतों के साथ सरासर मुकम्मिल नाइंसाफ़ी है, इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाइकाट करना खुद में मुखालिफत है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। बीजेपी के पास इतनी मेजॉरिटी कि किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेट उसका मकसद यही है कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। इसलिए जब भी हमारी असम्बली में
जो अपोजिशन पार्टी होती है, हमारे कोई भी बिल की मुखालिफत करते हैं तो बाइकाट करके जाते, तो वो इसी तरह बाइकाट किया गया और मैं खुद अपनी तरफ से इसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ। अभी देखिए उसके गाइडलाइंस क्या आते हैं वो देखेंगे। हमारी स्टेट के अंदर मुकम्मल इंसाफ होगा, मगर जो सुप्रीम पार्लियामेंट में जो पास होता है बिल, उस पर केसेस तो बुक होते हैं, उसका जब उसके डिटेल आ दीजिए, गाइडलाइंस आ दीजिए, उसके बाद उस पर देखकर जो भी है इसके साथ रवैया अख्तियार किया जाएगा। टीआरएस पार्टी का असली चेहरा आज देखने को मिला। गुज़िश्ता 5-5.5 साल से जो है टीआरएस पार्टी मुसलमानों के साथ हूँ बोलते हुए, आज इन्होंने जो ट्रिपल तलाक बिल को बाइकाट करके इस बात को साबित कर दिया कि जो है ना बाहर हटने की वजह से जो उनकी जो तादाद जो कम होने की थी वो कम हो गई। आज जो है ये क्लियर हो गया कि जो है बीजेपी के साथ जो हम अब तक बोल रहे थे कि जो है टीआरएस पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आज ये बात को साबित हो गया। देखिए ये एक तलाक एक सिविल मैटर है, इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। जब क्रिमिनलाइज कर रहे हैं तो सेलेक्ट कमेटी में जाएगा तो वो क्रिमिनलाइजेशन ऑटोमेटिक हट जाता। तो वो चीज़ को जो है ना कांग्रेस पार्टी बोलना चाह रही थी कि जो है हम 100% जो है ट्रिपल तलाक को हम सपोर्ट नहीं करें। कांग्रेस पार्टी सेलेक्ट कमेटी को भिजा के उसमें सेलेक्ट कमेटी के अंदर उसके जो खामियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। देखिए कांग्रेस अब तो बिल तो पास हो गया, कानून तो बन गया है, अब जो काम टीआरएस पार्टी करना था वो तो कर दिए है। अब आगे मुसलमानों को चाहिए कि जो है जो आज तक जो बेवकूफ़ बनाने का काम टीआरएस पार्टी कर रही, मुसलमानों के साथ हम जो है मुसलमानों के सही मानों में करता धरता है, यानी मतलब जो है 12% रिजर्वेशन बोल के ये तमाम चीज़ें आए, ये पूरे चीज़ें आज साबित हो गए कि जो है ना उनके चेहरे पे से आज नकाब बिल्कुल हट गया। टीआरएस पार्टी 100% बीजेपी की बी टीम है। एक बात आपसे ये कहूँगा कि चलिए ठीक है, बिल तो पास हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें ख़ास तौर पे तेलंगाना में हमको जो है ना टीआरएस से पूरा धोखा मिला है। मैं शुरू से ये बता रहा था कि जो है हमारे केसीआर साहब जो है मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं और ये हमेशा कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं। तो आज मैं ये बोलूँगा कि मुसलमान अभी भी जागो और जाग के ये देखो कि क्या हमारे केसीआर साहब हमको सपोर्ट करे हैं, नहीं करे हैं। ये एक पहला मुद्दा है। और टीजेएस का जो तेलंगाना जन समिति पार्टी का ये है, हम बिल्कुल सेक्युलर पार्टी है और हर एक के जो है वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और अब रही ये बात कि ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है, तो इसमें मैं आप सारे मुसलमान से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमारे से हमारा तलाक देने का हक़ छीना गया है? ये हरगिज़ नहीं है। ये कभी भी जो है हमारे से कोई तलाक देने का हक़ जो है छीन नहीं सकता। बल्कि एक ही चीज़ ये हुई है कि जो है आप जब तलाक अगर किसी मियाँ बीवी के बीच में अगर जो है ना इत्तेफाक़ी है और इस हद को पहुँच गई है कि तलाक एक लाजमी चीज़ हुई है या ज़रूरी हुई है, तो उस वक्त पे जो है मर्द को ये करना पड़ेगा कि जो है ना लीगल प्रोसीजर फॉलो करके और बाज़ाब्ता जो है नोटिस के ज़रिए, लिखा पढ़ी के ज़रिए तलाक दिया जा सकता है। तो इसमें कोई ख़ास बड़ी बात और ऐसी बहुत ही यानी बीजेपी को खुश होने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। टीआरएस का मौक़िफ़ बीजेपी के साथ हर वक्त जो है ये साथ दिए हैं उनका, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, या इससे पेशतर जब लोकसभा में पहली बार ये बिल पेश की गई थी, जब भी वॉकआउट करे थे वो लोग। तो हर वो मौका जब कभी रहा, जैसा परसों आरटीआई की बिल में भी जो है टीआरएस जो हिमायत की बीजेपी की, तो कोई मैं समझता हूँ बहुत खुली बात है कि इनकी एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, और जो है जब ज़रूरत पड़ी बीजेपी को, टीआरएस उनका साथ दी है। डीमोनेटाइजेशन के ऊपर उनका साथ दी, जीएसटी के ऊपर उनका साथ दी। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि टीआरएस बीजेपी का साथ दे रही है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में एक फौजी तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 18 अफराद हलाक हो गए हैं।
पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके मोरार कालू में गिरने वाले तरबियती तैयारे में 5 अफराद सवार थे और सबकी मौत वाक़ई हो गई। फौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक तैयारा गिरने से हलाक होने वाले दोनों पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम के अलावा नायब सूबेदार अफजल, हवलदार इब्ने अमीन और हवलदार रहमत शामिल हैं। हुजूमी तशद्दुद का ताज़ा मामला यूपी के चंदौली का है, जहां 4 शरपसंदों ने एक नौजवान को जय श्री राम नहीं कहने पर आग के हवाले कर दिया। 70% जली हालत में नौजवान को बनारस की एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नौजवान अलियुस सुबह बैतुल खला के लिए घर से बाहर गया था, तभी सुनील नामी शख्स और उसके साथियों ने इसको पकड़ लिया और जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर किया। दरअसल चंदौली ज़िले के सैयद राजा का रहने वाला 16 साल खालिद अंसारी कल घर से बाहर निकला था। कुछ ही देर बाद वो जली हुई हालत में वापस घर लौटा। नौजवान के जरिए बताया गया कि इसे कुछ लोगों ने केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की। फौरन पुलिस को इतला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नौजवान को जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया। इसके बाद नौजवान को वाराणसी के लिए रिफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बिला आखिर रायबरेली में हुए हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। यह हादसा था या साजिश, इस बारे में अब जांच एजेंसी तफसीली तहकीकात करेगी। इतवार के रोज रायबरेली में यह सड़क हादसा हुआ था। उन्नाव अस्मत दरी की मुतासिरा लड़की रायबरेली जेल में बंद अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। रायबरेली में उन्नाव अस्मत रेजी की मुतासिरा लड़की की गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि मुतासिरा और उसके वकील को शदीद चोटें आई थी। मुतासिरा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में ज़ेरे इलाज है। इसकी हालत नाजुक है। रायबरेली में हुए हादसे के सिलसिले में मुतासिरा के चाचा ने बीजेपी रुकने असेंबली कुलदीप सेंगर समेत 20 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने रुकने असेंबली कुलदीप सेंगर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। किसी भी डॉक्टर की अगर कोई भी सजेशन होगा तो बाहर से लाना होगा तो बाहर से करेंगे। पूरी तरीके से इलाज हो, पहली प्राथमिकता ये है। दूसरा ये है कि जो इनके चाचा की पैरोल की मांग की थी, चूँकि ये सन 2000 का एक मामला है, पहले का मामला है, मतलब इस सरकार से पहले के मामले में वो जेल में हैं, जो पीड़िता के चाचा हैं। तो उनकी पैरोल की एप्लीकेशन इनके परिजनों ने दी थी। माननीय न्यायालय ने कुछ उस पर निर्णय किया है, तो जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार पैरोल पे जो ज़िला है रायबरेली ज़िले से वो इनके चाचा पीड़िता के आएंगे और वो क्रिमेशन में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो इलाज है उसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। पीड़ित पक्ष के लिए जो भी उनकी मांग थी, जो भी धारा में कहा था, उस धारा में FIR दर्ज हुआ है। जो पीड़ित पक्ष के संदर्भ में कहा गया है कि जिससे एक्सीडेंट हुआ था, अब प्रथम दृष्टया तो यही आया, आज समाचार पत्रों में यही लिखा है कि वो एक दल विशेष के उनका रिश्तेदार है ट्रक का मालिक। अभी उससे जांच हो रही है और जांच के बाद कोई आगे की स्थिति होगी उसको बताएंगे। लेकिन अभी जो CBI के बारे में कहा जा रहा है, CBI के बारे में पहले से ही जांच चल रही है और पीड़िता पक्ष के जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके कहने से फिर से जांच का CBI की जांच की संस्तुति प्रदेश सरकार ने कर दी है। यानी कुल मिला के जिस प्रकार से जो सहायता सरकार के स्तर पर हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरी जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में क़यादत का बहरान अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी तवक्को है कि इस हफ्ते के आखिर में इजलास करेगी, ताकि खुफिया बैलेट के ज़रिए जो 3 नाम सामने आए हैं उनमें से किसी एक को अगले सदर के तौर पर खतियत दे सके। लोकसभा इलेक्शन में खराब मुजाहरे की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में 25 मई के रोज़ राहुल गांधी के इस्तीफ़ा पेश करने के बाद पहली मरतबा पार्टी ने तमाम जनरल सेक्रेटरीज और रियासती इंचार्ज के साथ 31 जुलाई के रोज़ एक मीटिंग तलब की है। इतलात के मुताबिक सदर कांग्रेस की दौड़ में सरफहरिस्त अफराद में प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, कांग्रेस के नौजवान लीडर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। ताहम कांग्रेस के बेशतर सीनियर कायदीन प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस सदर बनाने के हक में हैं। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। तेलंगाना PCC के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि घर घर कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम को मजीद 1 हफ्ते तक जारी रखा जाएगा। गांधी भवन में अखबारी नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी की परचम कुशाई और घर घर कांग्रेस जैसे प्रोग्राम्स के जरिए बल्दी इंतखाबात के लिए पार्टी कैडर को तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने नए बल्दी कानून के तहत जिला कलेक्टर को मुख्तलिफ इख्तियारात हवाले करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह कानून टिकने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसे अदालत में चैलेंज करेगी। उन्होंने कहा कि नए बल्दी कानून में मुंतखबा नुमाइंदों की इख्तियारात ख़त्म करने की कोशिश की गई है। नया बल्दी कानून चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की डिक्टेटरशिप को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हरितहारम प्रोग्राम के दौरान लगाए जाने वाले पौधों को ना बचाने वाले मुंतखबा नुमाइंदों और सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें मुअत्तल भी करने का प्रोविजन रखा गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों से हरितहारम प्रोग्राम यकसर नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर और वज़रा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि टीआरएस खुफिया तौर पर बीजेपी से मिली हुई है। आरटीआई तरमीमी बिल की टीआरएस ने तायद करते हुए इन दोनों की दोस्ती का सबूत दिया है। पीसीसी सदर ने कहा कि मुल्क में बीजेपी पुलिस राज चला रही है। साबिक रुकने पार्लियामेंट जी विवेक के कांग्रेस में शमूलियत से मुतालिक पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने वाजे किया कि विवेक के ताल्लुक से वो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पुराने दोस्त की हैसियत से उनसे मुलाकात की थी। रियासत में टीआरएस की मुतबादिल जमात कांग्रेस ही है। रियासत में बीजेपी का कोई असर नहीं है। बीजेपी सिर्फ शहरी इलाकों की पार्टी है। तेलंगाना में बीजेपी की फिरका परस्त सियासत चलने वाली नहीं है। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर हजारों करोड़ रुपए की अवामी दौलत को ज़ाया करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम की जगह अगर तुम्मड़ी हट्टी के पास बैरेज तामीर किया जाता तो इससे रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता था। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए की रकम की बचत हो सकती थी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मेडीगड्डा के पास तामीर करने की वजह से अन्नारम और मेडीगड्डा बैरेजेस को गैर ज़रूरी तौर पर तामीर करने की ज़रूरत पड़ी, जिससे अवामी दौलत को ज़ाया किया गया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए तुम्मड़ी हट्टी के पास एक बैरेज तामीर करें, जिससे पानी को बरखी के जरिए मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी कायद बंडारू दत्तात्रेय ने आज दावा किया है कि बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के कई अरकान असम्बली उनसे रब्त में हैं और वो बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद रियासत में बीजेपी एक ज़बरदस्त ताकतवर जमात बनकर उभरी है। कई सियासी जमातों के अहम कायदीन बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं, जिनमें टीआरएस के अरकान असम्बली भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। खम्मम शहर में मीडिया से बात करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासत में टीआरएस की मुतबादिल बीजेपी ही है। अवाम कांग्रेस पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में 4 हलकों में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली। इसके अलावा दीगर हलकों में भी बीजेपी उम्मीदवारों ने टीआरएस को सख्त मुकाबला दिया। उन्होंने कहा कि रियासत भर में बीजेपी की रुकनेसाजी मुहिम चल रही है। खम्मम जिले में बीजेपी की रुकनेसाजी मुहिम इंतहाई कामयाब अंदाज में जारी है। दत्तात्रेय ने हुक्मरान टीआरएस पर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत पर हर महाज में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबी उमूर में भी मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। रियासती इलेक्शन कमीशन को खिलौनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कायद ने आने वाले बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को उनकी आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने किसानों के ज़रई खर्च की माफ़ी के फौरी इक़दामात करने पर जोर दिया। दत्तात्रेय ने असम्बली और सेक्रेटेरिएट की नई इमारतों की तामीर की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि एक ज़माने में खम्मम ज़िला कम्युनिस्टों का गढ़ समझा जाता था, लेकिन आज कम्युनिस्टों का असर दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका के इंचार्ज पी मुरलीधर राव ने आज कहा कि पार्टी ने कर्नाटका में इख्तिदार हासिल कर लिया है और वो तेलंगाना में भी इख्तिदार हासिल करेगी। कर्नाटक में पार्टी की कामयाबी पर तेलंगाना यूनिट की जानिब से मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की जानिब से कर्नाटका असम्बली में तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी से ये साबित हो गया है कि जनूबी हिंदुस्तान में पार्टी मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि स्पीकर असम्बली रमेश कुमार ने गैर जमहूरी तरीक़ा इख्तियार किया था। इसके बावजूद बीजेपी ने सब्र का मुजाहरा किया और जमहूरी अंदाज में तहरीक एतमाद में कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत खुद अपने तौर पर गिर गई। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में अपनी मियाद मुकम्मिल करेगी। मुरलीधर राव ने कहा कि बीजेपी के पास दरकार अक्सरियत मौजूद थी, इसलिए कांग्रेस या जनता दल सेक्युलर के अरकान की मदद हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि येदियुरप्पा की ज़ेर क़यादत हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए दरकार इक़दामात करेगी और रियासत कर्नाटका को तरक्की की सिमत आगे ले जाया जाएगा।
टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने लोकसभा में कंज्यूमर सिक्योरिटी बिल पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रंजीत रेड्डी ने कहा कि सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इस बिल को साल 1986 में पेश किया गया था और इस बिल में 1991, 1995 और 2002 में 3 मरतबा तरमीम की गई। इसके बावजूद सारिफीन के मसाइल जुग के तुम बरकरार है। बिल में 3 मरतबा तरमीम लाने के बावजूद सारिफीन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है और सारिफीन को कंपनियों की जानिब से धोखा देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने कहा कि किसी भी अशिया की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी के मामले में कंपनियां सारिफीन को धोखा देते आ रहे हैं। कंपनियों की इस तरह की धोखेदही रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाने की ज़रूरत है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि नाक़िस अशिया की सरबराही के मामले में भी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शराब, गुटखा, सिगरेट के इश्तिहारात पर हुकूमत ने इम्तना आयद किया है, इसके बावजूद इन अशिया को दूसरी शक्ल में इश्तिहार के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह के इश्तिहारात को रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाने की ज़रूरत है। रंजीत रेड्डी ने बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले को रोकने के लिए सख्त क़वानीन लाने का मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर मुकेश गौड़ की आज आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। मुकेश गौड़ का गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। आज उनकी नाश आखिरी दीदार के लिए दोपहर 12 बजे गांधी भवन में रखी गई, जहां कांग्रेस के कई अहम कायदीन ने खिराज पेश किया, जिनमें पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ पीसीसी सुदूर पुन्नला लक्ष्मया, वी हनुमंतराव, अरकान मुखन्ना जग्गा रेड्डी, जीवन रेड्डी, कारगुजार सदर पीसीसी पुन्नम प्रभाकर, साबिक़ वज़ीर शंकर राव, यूथ कांग्रेस सदर अनिल कुमार यादव, साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, रुकने असम्बली श्रीधर बाबू और दूसरे शामिल थे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुकेश गौड़ के इंतकाल से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके अरकान ख़ानदान के साथ हमारी मुकम्मल हमदर्दी रहेगी। पुन्नला लक्ष्मया ने कहा कि मुकेश गौड़ हर वक्त अवामी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो देते थे। कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबक़ात को आगे बढ़ाने के लिए आंजहानी लीडर ने काफ़ी काम किया। वरंगल में बीसी गर्जना जलसे का भी एहतमाम किया था। हैदराबाद की आवाम के लिए एक और अर्बन फॉरेस्ट पार्क दस्तयाब होगा। एलबी नगर से नागार्जुना सागर जाने वाले रास्ते पर गुर्रमगुड़ा में संजीवनी वनम पार्क का चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस पार्क में चलने फिरने, साइकिल चलाने की ट्रैक के अलावा अफराद ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए पिकनिक के कई वसाइल हैं। महकमे जंगलात ने संजीवनी वनम के नाम से साहिब नगर में 2015 में ये पार्क कायम किया था। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के बागात हैदराबादी अवाम के लिए सेहतमंद असासा साबित होंगे। पीसीसीएफ के झा ने बताया कि इन पार्कों का डिज़ाइन और आरआर के आसपास के तमाम इलाकों को मुहैया किया जाएगा और तमाम 77 जंगलाती पार्कों को अवाम के लिए दस्तयाब किया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रियासत में 5वें मरहले के हरितारम प्रोग्राम का आगाज़ करें। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों और ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में बारिश अच्छी हो रही है और इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। हरितारम प्रोग्राम के तहत जो पौधे लगाए जा रहे हैं, इन पौधों की निगहदाश्त की जाए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने की तादाद से ज़्यादा पौधों के बरकरार रहने की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे पौधे लगाने के बजाय औसत ख़त के पौधे लगाए जाएँ। एसके जोशी ने कहा कि तमाम महकमेजात इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तालमेल से काम करें। उन्होंने कहा कि पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी। तमाम अजला के शहरी इलाकों में समाजी खिदमात के तहत सनती शोबे भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 1 अक्टूबर से नई आबकारी पॉलिसी पर अमल होगा। इसके अलावा वज़ाइफ की इजराई, स्वच्छ भारत 2021 मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना में बिलाखिर मानसून की आमद हो गई है। तेज़ और हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश ने मौसम को जहां सर्द कर दिया है, वहीं मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया है। अब रियासत भर में खानगी सरकारी अस्पतालों, क्लिनिक, नर्सिंग होम में बारिश और सर्द मौसम में भी लोगों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। आमतौर पर सर्दी और नमी की वजह से वबाई इमराज के फैलने का खदशा ज़्यादा हो जाता है और इसका शिकार तमाम उम्र के लोग होते हैं। फीवर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल में यौमिया 1200 मरीज़ पहुँच रहे हैं। वबाई इमराज इरखान, पानी से फैलने वाले वबाई इमराज जिसमें टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे इमराज शहर में तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने कहा कि मलेरिया और डेंगू के अमराज में इजाफा हुआ है, मगर अब तक शहर में हमें ख़तरनाक सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। हमारे पास वबाई इमराज का मुकाबला करने के लिए मास्टर प्लान है, जिसको हमने शहर हैदराबाद में नाफिज कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में हुआ पास, बीजेपी हुकूमत को मिली बड़ी कामयाबी।
वोटिंग से गैर हाजिर रहकर टीआरएस ने दिया बीजेपी का साथ, कांग्रेस का इल्जाम। उन्नाव गैंगरेप की मुतासिरा लड़की के सड़क हादसे की होगी सीबीआई जांच, यूपी हुकूमत का फैसला। टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख, उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना में अगली हुकूमत बीजेपी की ही होगी, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय का दावा। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल।